हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी पाठशाला। आज हमारे सामने टोटल 4 जेआरएफ होल्डर्स हैं जिनका जेआरएफ इस बार हुआ है। किन्हीं का फर्स्ट अटेम्प्ट है, किन्हीं का ऐसा सीन है कि वो नेट के लिए दे रहे थे और उनको रिजल्ट में जेआरएफ मिला है। तो ऐसे अलग अलग लोगों से आज हम लोग मिलने वाले हैं। तो आज का सेशन कुछ और भी खास होने वाला है क्योंकि हम लोगों की उनकी स्ट्रगल, उनकी स्ट्रेटेजी एंड उनका जो भी जर्नी रहा है इस जेआरएफ का वो हम जानेंगे। हमारे साथ जो आज जुड़े हैं वह करिश्मा, सना, अनुराधा जामवाल और निष्ठा पांडे। तो इन चारों को एक एक करके हम जानना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं सना अब्रार को कहना चाहूंगी, उन्होंने भी 99% आईएल स्कोर किया है पेपर 2 एजुकेशन में। तो सना अब्रार, प्लीज आप अपना जर्नी एक्सप्लेन कीजिए कि आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे शुरू किया, कैसे रिवीजन करते थे एंड आपकी नोट्स बनाने की स्ट्रेटेजी क्या थी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू पल्लवी मैम को, क्योंकि ये जर्नी जो थी वो इतनी आसान नहीं थी। आपके एजुकेटर्स अगर आपको हेल्प करते हैं, कंसिस्टेंटली गाइड करते रहते हैं, तो ये जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। मैंने अपना जेआरएफ इससे पहले लास्ट अटेम्प्ट में मेरा सिर्फ नेट क्वालिफाई हो पाया था, और इस बार मैंने पूरी तैयारी की थी और मेरा जेआरएफ निकल गया। पर इस बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई मेरे साथ। एग्जाम के कुछ दिन पहले ही मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तो वो थोड़ी सी मेरी तैयारी रुक गई थी वहाँ पर फिर भी ये था कि मुझे अपना जेआरएफ क्वालिफाई करना है। लगातार मैम की क्लासेस देखती थी। फर्स्ट पेपर के लिए मैं तलवीर सर और नवदीप कौर मैम की क्लासेस को फॉलो करती थी, और सेकंड पेपर के लिए पहले सुजाता मैम की क्लासेस को फॉलो किया, और वहीं पर ही पल्लवी मैम मिली और वहाँ से पल्लवी मैम के साथ हमारी स्टडी शुरू हो गई। ये सारी यूनिट्स को उन्होंने 1 बाय 1 बहुत अच्छे से कवर किया। रिवीजन क्लासेस जो लास्ट में आई थी वो तो एक टैबलेट की तरह थी जेआरएफ स्टूडेंट्स के लिए। मैम वॉइस क्लियर है? हाँ हाँ, क्लियर है। जी जी। तो लास्ट टाइम जो मैम ने बिल्कुल एंड टाइम पर, जब एग्जाम के कुछ दिन पहले महा रिवीजन क्लासेस चलाई थी, तो रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छी क्लासेस थी। वो सारी यूनिट्स हमारी कवर हो जाती थी। लाइव क्लासेस में बहुत ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरा कॉलेज भी होता था। मैं सुबह और शाम में ही जो लाइव क्लासेस होती थी वही अटेंड कर पाती थी, पर रिकॉर्डेड सारी मैं देखती थी मैम की। रिसर्च की क्लासेस से मैंने स्टार्ट किया था। मैम का जो रिसर्च वाला पोर्शन था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। बहुत सारे डाउट्स थे मेरे, वो सारे क्लियर हो गए। और जब भी कोई डाउट होता था, लाइव में नहीं पूछ पाते थे हम, तो हम मैम को मैसेज कर दिया करते थे। मैम तुरंत ही कुछ ही टाइम बाद रिप्लाई आ जाता था मैम का, और एक डिटेल एक्सप्लेनेशन होता था, और उसके बाद जो भी डाउट होता था वो क्लियर हो जाता था। और मैम का जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और मुझे वही सूट किया, क्योंकि मेरा पढ़ने का भी तरीका थोड़ा सा अलग था। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सिलेबस को कवर करूं। पर मैम का जो तरीका था कि मैम PYQs के थ्रू और MCQs के थ्रू बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी कराती थी कि किस तरीके से आपको उन 3 घंटों में क्वेश्चंस को जो है वो डील करना है। हम तैयारी कर लेते हैं, कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं, पर उन 3 घंटों में क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है, हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि हम अलग अलग तरीके से हर एक ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर उस तक पहुँचे। पर क्वेश्चंस को सबसे पहले बहुत अच्छे से एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर सिलेक्ट करना है। जो भी बच्चे नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका नेट हो गया है और कुछ मार्क्स से जेआरएफ रह गया है, जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो मैम की जितनी भी क्लासेस हैं अगर उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे लगता है ऐसा। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जब भी अपनी स्टडी करें तो सबसे पहले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपना जो सिलेबस है उसको पहले एनालाइज करें, और अपने आप को थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम दें, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानें, अपने अकॉर्डिंग, आपकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपके इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो टीचर्स आपको सूट करते हैं उनको सिलेक्ट करिए। बहुत ज़्यादा एजुकेटर्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइव क्लासेस के पीछे भागते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आप अपना पढ़ने का तरीका पहले पहचानिए, रिकॉर्डेड क्लास से कवर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम उसमें रिकॉर्डेड में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देख सकते हैं उसकी स्पीड बढ़ाकर। तो आप अपनी स्पीड को पहले चेक कीजिएगा कि मैं स्पीड बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। और जो भी एजुकेटर्स को आप फॉलो करें उन पर ट्रस्ट रखिए, अपने ऊपर बिलीव रखिए कि हम ये कर पाएंगे। अपना गोल हमेशा सामने रखिए, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आपके साथ, पर अगर आपने सोच लिया है कि मुझे ये करना है तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। और मैम के बारे में यही कहना चाहूँगी कि मैम का जो इमोशनल टच है वो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
हम लोग तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मूड स्विंग हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि अब हमें छोड़ देना चाहिए। तो मैम क्या करती हैं, बीच बीच में जब भी हम लोग डीमोटिवेटेड होते थे, बीच बीच में मैम मोटिवेट करती थी। मैं तो मैम की फ्री लर्नर्स थी और मैंने सारी अपनी पढ़ाई फ्री में ही की, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि हम फ्री लर्नर्स हैं। जो भी डाउट होता था मैम सबसे पहले रिस्पॉन्स करती थी। तो वही चीज़ है कि मैम जो है कि टाइम टू टाइम आपको गाइड करती रहती हैं और जेआरएफ ही नहीं, नेट ही नहीं, आगे तक की तैयारी के लिए हमेशा आपके साथ रहती हैं। ठीक है, आप क्या करते हो, आपको आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में जाना है, पीएचडी करनी है, बहुत सारे इंटरव्यूज को फेस करना है, तो आगे तक की जर्नी में मैम गाइड करती रहती हैं कि किस तरीके से आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, कैसे अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है, कैसे इंटरव्यूज को फेस करना है। तो हर एक चीज़ जो है मैंने बहुत ज़्यादा सीखी और सबसे ज़्यादा मैं एक चीज़ से मोटिवेट हुई मैम की, कि मैम अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि आपका टीचर जब इतनी मेहनत कर सकता है आपके लिए करना है ना, उसको भी तो आउटकम या रिजल्ट चाहिए अपने स्टूडेंट का, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो यही थोड़ी-सी चीज़ें थी। मेरे साथ प्रॉब्लम्स थी कि मैं अपनी जॉब में थी, मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में हूँ डिग्री कॉलेज में, केसीएमटी बरेली में, बरेली से बिलॉन्ग करती हूँ मैं। पर ये था कि मुझे नहीं करना है, मुझे अपना टाइम निकालना पड़ेगा। गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम रहती है टाइम मैनेजमेंट की, पर अगर आप चाहेंगी तो सब चीज़ मैनेज हो जाएगी। और उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगी कि फर्स्ट पेपर के लिए आप तलवीर सर, नवदीप कौर मैम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इन एजुकेटर्स को सिलेक्ट किया था। और सेकंड पेपर के लिए पहले सुजाता मैम को, और स्टैटिक्स के लिए मैंने अनुकंपा मैम को, और बाद में जब मेरा पल्लवी मैम से मुलाकात हुई, उसके बाद मुझे कहीं इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सफिशिएंट है मैम का कंटेंट, मैम का एक्सप्लेनेशन, और जो भी क्विज़ेज़ वगैरह कराती थी मैम, रिवीजन क्लासेस कराती थी, मॉक टेस्ट कराती थी, वो सफिशिएंट है आपके सेकंड पेपर के लिए, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है मैटर को और कंटेंट को इकट्ठा करने में। तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप अनअकैडमी से भी पढ़ सकते हो, मैम की यूट्यूब की जितनी भी क्लासेस हैं उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये एजुकेटर सूट करे। मुझे बहुत हेल्प मिली अपनी स्टडी में, और टाइम टू टाइम मुझे मोटिवेशन भी मिला, गाइडेंस भी मिली। मेरे साथ बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई बीच-बीच में कि मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, पर ये था कि मैंने कर लिया, मुझे करना था और मैंने कोशिश की और वो काम हो गया। और लास्ट में जितने भी कलीग्स मेरे साथ थे, मेरे फैमिली मेंबर्स थे, स्पेशली माय फादर, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और हमेशा मोटिवेट करते हैं। और जितने भी मेरे साथी, मेरे फ्रेंड्स थे, सबको एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगी, और एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू पल्लवी मैम को, क्योंकि उन्होंने हमें टाइम टू टाइम गाइड किया कि हमें इस सफ़र को कैसे आसान बनाना है, कैसे डील करना है। थैंक यू सो मच पल्लवी मैम। Thank you so much, Sana. Thank you so much for your precious time. और बता दूं मैं आप लोगों को, लाइक इन लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ आज वापस से मेरे साथ जुड़े हैं। इसके पहले भी इन लोगों के साथ एक बार और सेशन हो चुका था, बट कुछ वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। तो आज वापस इन लोगों ने मेरे लिए टाइम निकाला है अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो वंस अगेन मैम, अभी भी मैं कॉलेज में ही हूँ, बस मैं अभी जस्ट कॉलेज पहुंची हूँ और आपका मैसेज कॉल आया तो मैंने कहा नहीं, चलिए मैं ज्वाइन कर लूंगी, थोड़ा सा टाइम का इशू था। कोई नहीं, थैंक यू सो मच ना। सो अब मैं थैंक यू करिश्मा सो जी मच से मैम। अब मैं करिश्मा जी से जानना चाहूंगी कि उनका स्ट्रैटेजी और उनका जर्नी जो है वो कैसा रहा, क्योंकि वो लाइक उन्होंने जैसा बताया कि वो पहले वो नेट का रिजल्ट का वेट कर रही थी, शी वाज नॉट वेटिंग फॉर हर जेआरएफ, बट उन्हें उनका जेआरएफ भी मिला। तो उनकी स्ट्रैटेजी को जरूर जानना चाहेंगे कि मतलब लोग चाहते हैं जेआरएफ हो लेकिन नेट पे रुक जाते हैं, और इनका केस बिल्कुल उल्टा है, नेट चाह रही थी और इन्हें जेआरएफ भी मिला है। तो इनसे जानते हैं इनकी स्ट्रैटेजी। करिश्मा प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आप। करिश्मा अनम्यूट कर लीजिए पहले। हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल मैम? यस यस यस। आई एम ऑडिबल मैम? अब ऑडिबल नहीं हो, वापस से अनम्यूट हो गया है, आप अनम्यूट करो। ओके ओके मैम, ओके 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 मैम, thank you ma'am. First of all, thank you to Pallavi ma'am to provide me this platform.
आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, उसके लिए सो थैंकफुल टू मैम। और मैम आपने हमें अपनी स्ट्रेटेजी बताने के लिए बुलाया, तो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड तो मैं बस यही कह, सबसे पहले तो मैम मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने मन में एक एम बनाइए और क्या आपको क्या करना है, और जो भी आपको करना हो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। हमारा जैसा एम होगा हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल वैसी होगी। बहुत से यूट्यूबर हमें कहते हैं कि अपना टाइम टेबल मैनेज कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, अपने टाइम टेबल पे बहुत लंबी लंबी खासी कहानी वो हमें सुनाते हैं और हमारे सुनने में टाइम चला जाता है। फिर हमें लगता है हाँ हमें ऐसा बनाना चाहिए, हमें भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन हर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो होती है ना, उसका टाइम टेबल भी इंडिविजुअल ही होता है। हमें अपने अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल फ्रेम करना पड़ता है। किसी को मॉर्निंग में टाइम स्पेयर टाइम मिलता है, किसी को इवनिंग में मिलता है। तो टाइम टेबल बनाना कोई बड़ा इशू नहीं है, वो हमें अपने अकॉर्डिंग ही बनाना है। और इसके बाद बात करते हैं हम सेल्फ स्टडी की। देखो सेल्फ स्टडी की तो मैम बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी के साथ हमें किसी की गाइडेंस मिल जाए तो हम उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर मैं कहूंगी कि सेकंड पेपर में मैंने सुजाता मैम को फॉलो किया, और सुजाता मैम के साथ साथ जैसे ही हम पल्लवी मैम से मिले तो मेरा जो 70% था वो +30 हो गया और मेरा 100% में कवर हो गया। तो सबसे पहले मैं मैडम को थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपकी मतलब आपकी वजह से और सुजाता मैम की वजह से हम इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाए हैं। और मेरी तरह मैं चाहूंगी कि और बच्चे भी अगर आपको फॉलो करें तो उनका भी बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा, अगर वो कंसिस्टेंटली आपकी वीडियोस को कंटिन्यू देखें। ऐसा नहीं है सिर्फ वीडियोस को देखना, उसको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है उनके लिए। तो उसके लिए आपको मन बनाना होगा। जितने भी लर्नर्स हैं मैं उनको यही कहना चाहूंगी, किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है, अगर आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आना है तो सबसे पहले सेल्फ आइडेंटिटी होना जरूरी है। हमें अपने आप को पहचानना है और उसके बाद आप अपना जो भी कंटेंट है, जो भी सिलेबस है उसको फॉलो कीजिए और फॉलो करते हुए अपना एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। और जिसमें आपके पीवाईक्यू भी आपके ऐड होंगे, आपकी रिवीजन भी वहां मैटर करती है, और साथ के साथ आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट मैंने पल्लवी मैम से ही सीखा है, क्योंकि पल्लवी मैम के जितने भी क्विजेस होते थे मैं सारे अटेंड करती थी। और उन क्विजेस से मैंने सीखा कि आप एक टाइम के 30 मिनट्स अगर आपके पास है तो उसमें आपको इतने क्वेश्चंस कवर करने हैं। और मुझसे कई बार हो जाता था कि कुछ क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो जाते, मैंने इनको वर्कआउट किया, क्योंकि मेरा जो हर बार 2% का मिसिंग होता था नेट या जेआरएफ को क्लियर करने में, तो वो यही होता था कि मैं सिली मिस्टेक करती थी। तो मैंने अपनी सिली मिस्टेक को पहचाना उन क्विजेस से और उन मॉक टेस्ट से जो मैं अटेंड किया करती थी। और मैम वो सिली मिस्टेक ही आप आज रिजल्ट बनकर आया है कि मैं नेट के साथ जेआरएफ को क्वालिफाई कर पाई हूँ। और हर टाइम अपने आप अपनी जो भी इम्प्रूवमेंट आप जो कर रहे हैं उस इम्प्रूवमेंट के साथ साथ अपने वीकनेस को भी साथ साथ इम्प्रूव करते चलिए। हो सकता है आपको 10 यूनिट्स में से 7 यूनिट्स अच्छे से आती हो, लेकिन 3 यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें आप वीक हो और उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह पहले आप उन अलग अलग यूनिट से पहले अपने कंटेंट को लीजिए और वहां से आप देखिए कि कहाँ वीकनेस आती है और उसको आप इम्प्रूव कीजिए। कंसेप्ट को समझिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, साथ के साथ आप रिवीजन को जरूर इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि रिवीजन को इग्नोर हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसके साथ साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि जितना भी आप अपना मन बनाते हैं किसी भी एग्जाम को करने के लिए, तो जो भी लर्नर्स हैं जो अब आगे एग्जाम देने वाले के लिए तैयार है, उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अगर पल्लवी मैम की वीडियोस को, अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं, एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है, तो आप इन मैम की वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि इन मैडम का पढ़ाने का तरीका मैं कहती हूँ सबसे अलग है। और वो सभी को पसंद नहीं आए, हो भी सकता है, लेकिन वो ये मैम मेरे अकॉर्डिंग थी, मुझे इस वे में पढ़ना पसंद था। आई होप तब मैं इन मैम को इतने सारे एजुकेटर में से लास्टली मैम मैंने किसी को भी फॉलो नहीं किया, सुजाता मैम को भी मैंने लास्ट में फॉलो नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 महीना आप ही को फॉलो किया था, क्योंकि आपका जो पीवाईक्यू पढ़ाने का तरीका था, आई एम सो इम्प्रेस्ड। उस तरीके से मैं बहुत इम्प्रेस थी, क्योंकि उसका एक एक पॉइंट जब मैं कवर करती थी तो मुझे लगता था कि एक नया टॉपिक मैं निकाल कर उसको एक्सप्लेन करके फिर उसको समझ रही हूँ। और जितना स्टैटिक्स था मैम, वो आपने जब हमें आप एफ टेस्ट कराते थे, टी टेस्ट कराते थे, तो उसका जो डेप्थ थी ना, वो आज भी मुझे इतना अच्छे से मतलब मैं समझ पाई हूँ कि आगे मैं फ्यूचर में उनको अप्लाई कर पाऊंगी इजिली।
सो मैम थैंक्स टू यू और थैंक्स टू आवर फैमिली मेंबर्स। और मैम बेसिकली मैं अपने इन लॉज को भी थैंक्स कहना चाहूंगी, क्योंकि उनका एम था कि मैं नेट क्लियर कर पाऊँ, जेआरएफ क्लियर कर पाऊँ। और मेरे फादर इन लॉज और मेरी मदर इन लॉ और जो हमारे जितने भी इन लॉज हैं, उनका मुझे सपोर्ट मिला है कि मैं यहाँ तक आ पाई हूँ और अपने जेआरएफ को अचीव कर पाई हूँ। साथ के साथ जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं हमारे कॉलेजेस में, जो हमारे मेनली हमारे प्रिंसिपल सर, वो उन्होंने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया। तो मैं स्पेशल थैंक्स टू आवर प्रिंसिपल सर को भी कहना चाहूंगी। और तलवीर सर को मैंने फर्स्ट पेपर के लिए फॉलो किया था। और हार्टली मैं कहूंगी टच वुड, तलवीर सर का जो भी स्टाइल है, आई होप कि आई थिंक उनकी पर्सनालिटी सबसे डिफरेंट है। और उनका पढ़ाने का तरीका तो आप सभी को पता चल जाएगा जो भी उनकी वीडियोस को देखेंगे। ऐसे ही कोई नंबर 1 एजुकेटर नहीं बन जाता है, कुछ तो खास होता ही है उनमें। तो इसलिए उनका भी मैंने देखा कि लोग क्यों कहते हैं कि तलवीर सर की वीडियो देखिए, तलवीर सर की वीडियो देखिए फर्स्ट पेपर के लिए। तो ऐसे ही मैंने उनको फॉलो किया। तो फर्स्ट वीडियो देखी तो मुझे लगा कि हाँ, इनका भी अच्छा लग रहा है पढ़ने में। सेकंड वीडियो देखी, थर्ड, फिर तो मैं और सभी एजुकेटर्स को ही भूल गई फर्स्ट पेपर के लिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ तलवीर सर को ही फॉलो किया था। और आज उसी का रिजल्ट है जो हम एज ए जेआरएफ होल्डर पल्लवी मैम के साथ इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने हैं। तो आई होप आप जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हो, नेक्स्ट टाइम आप भी जेआरएफ होल्डर बने और पल्लवी मैम के साथ ऐसे ही आप इंटरव्यूअर बने। थैंक्स मैम, थैंक यू सो थैंक्स टू मच यू। रेशमा। यहाँ पे मैं आपके इन-लॉज को मैं भी थैंकफुल कहना चाहूंगी कि उन्होंने टाइम दिया, वरना बहुत सारे ऐसे भी मेरे साथ होते हैं जो बोलते हैं मैम इन-लॉज के यहाँ हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता, घर ये काम है वो काम है। तो ये इन-लॉज का सपोर्ट जो होता है ना, कहते हैं ना वो यस मैम, अपने घर में सपोर्ट तो मिलता ही है मम्मी पापा का, लेकिन जब इन-लॉज के यहाँ जाते यस हैं तो एक माइंड का कंसेप्ट हो जाता है, अरे उनका भी काम करना, उनका खाना है। तो अगर इन-लॉज का जो सपोर्ट मिलता है तो उसका रियल में ये रिजल्ट आपके सामने। तो ये मैं जो भी बाकी के इन-लॉज देखेंगे, मैं सभी स्टूडेंट को कहना चाहूंगी कि वो बिल्कुल उनको जरूर दिखाएं मैम। कि हाँ भाई देखो ये रियली सपोर्ट से मैम, ही यहाँ पे आए हैं। मेरी जो मदर इन लॉ है ना मैम, बहुत ही सपोर्टिव है। मैं तो चाहती हूँ फ्यूचर में जितने भी गर्ल्स हो ना, उनको जो मदर इन लॉज मिले वो मेरी मदर इन लॉ की तरह मिले, क्योंकि उनका जो बहुत बहुत नेचर इतना सॉफ्ट है, इतना कोऑपरेटिव है मैम, ये ना अपने मतलब आप समझ सकते हैं कि इतना कोऑपरेशन एक इन लॉ में मिल पाना ना आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल। मैम मैं तो बहुत ही उनका मतलब तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया करती हूँ कि ऐसी सास मुझे मिली है। तो ये मेरा सौभाग्य था, ये मेरा लक है कि मैं ऐसे फैमिली में आई हूँ। थैंक्स मैम। बहुत बहुत अच्छा। चलो थैंक यू करिश्मा अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर करने के लिए, एंड थैंक यू वंस अगेन इस प्लेटफॉर्म पे मेरे लिए एकदम अर्जेंटली टाइम निकालने के लिए। सो अब मैं अनुराधा से जानना चाहूंगी कि अनुराधा आप अपनी स्ट्रैटेजी को बताओ, क्योंकि अनुराधा का भी 99% आए हैं यहाँ पे। आई थिंक जितने लोग हैं सभी का 99 पॉइंट समथिंग है पेपर 2 एजुकेशन में। तो मैं अनुराधा से जानना चाहूंगी कि अनुराधा आपकी कैसी है। सबसे पहले तो मैम थैंक यू सो मच। आवाज नहीं आ रही है अनुराधा। चलो फिर अनुराधा जब तक कनेक्ट करती है तो मैं निष्ठा आपसे जान लेती हूँ। आपके पास आप अपनी स्ट्रैटेजी 5 से 7 मिनट में बताओ कि कैसे आपने पढ़ाई किया है एंड ऑल, क्योंकि अभी तक जितने भी थे ये सारे मेरे प्री लर्नर्स थे। निष्ठा मेरे साथ आइकॉनिक में थी, तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस अलग हो सकता है क्योंकि ऑफ कोर्स उसने पेड किया था, बाकी सब मेरे साथ प्री लर्नर्स थे। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि ये कोई ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पेड होके ही पढ़ना है। कंसिस्टेंसी और मतलब मेरे आई थिंक मेरे यूट्यूब में 200 प्लस वीडियोज है। अगर कोई एक बंदा ईमानदारी से उस पूरी वीडियोस को देख जाएगा, उसका पेपर 2 का कंसेप्ट कहीं नहीं जा रहा, वो उसके पास है और वो फिर किसी भी तरीके का एग्जाम, नॉट ओनली नेट जेआरएफ, और भी जो भी इस एजुकेशन रिलेटेड पेपर है वो उसमें क्वालिफाई कर सकता है। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगी एक कंसिस्टेंसी बनाओ। अगर मुझे पसंद नहीं आता मेरी स्ट्रैटेजी या मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती, किसी को भी बनाओ, लेकिन एक बनाओ, मतलब अपने दिमाग को शांत कर लो कि इससे ज्यादा नहीं भटकना। हमारी गलती जो रिजल्ट चूकती है वो बस यही होता है कि हम भटक जाते हैं, थोड़ा इधर भी देख लेते हैं, थोड़ा उधर भी देख लेते हैं, लेकिन उस देखने में ये नहीं समझते कि मेरा टाइम जा रहा है, वो भी तो मेरा टाइम ले रहे हैं, दूसरे के जा रहे हैं वो भी तो मेरा टाइम ले रहे हैं। और टाइम सबसे ज्यादा प्रीशियस होता है। अगर मेरे पास पूरे दिन में 3 ही घंटा मेरे खुद के लिए है तो वो हम खुद समझेंगे ना कि हमको देना कहाँ है और कैसे देना है ना। तो आई थिंक कि ये चीजें सबको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत बहुत जरूरी है।
सो निष्ठा प्लीज आप अपना जर्नी शेयर करो। सबसे पहले तो मैं मैम को थैंक यू बोलूंगी और बाकी सभी को जिनका JRF हुआ है उनको कांग्रेचुलेट बोलूंगी। और सबसे बड़ा वाला थैंक यू पल्लवी मैम को कि मैं यहाँ पे हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ, इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मुझ में, क्योंकि मैम को पता है मैं पहले कैसी थी और अभी कैसी हूँ। मेरे अंदर इतनी नर्वसनेस थी कि मैं कभी भी किसी एजुकेटर से कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं नहीं पूछ पाती थी, और बिकॉज ऑफ लगता था कि मैं अगर कमेंट करूंगी मैम ने नहीं देखा तो क्या होगा, और नहीं देखा तो मैं कैसे पूछूंगी, कमेंट चले जाएंगे, कोई मुझ पे ध्यान नहीं दे। तो एक वो होता नहीं, एक जो बच्चे होते हैं ना बहुत रिजर्व टाइप के रहते हैं, जो जल्दी ना ही कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना ही किसी से बात करते हैं, बस खुद में एक इंट्रोवर्ट कह सकते हो आप मुझे। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। बट मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की 2020 से, जब पल्लवी मैम का शायद फर्स्ट टाइम था मैम का, मैंने अक्टूबर में सब्सक्रिप्शन लिया था। उससे पहले मैंने कुछ क्लासेस देखी थी नवदीप मैम की फ्री क्लासेस। वो इसलिए देखी थी क्योंकि मैं हिंदी मीडियम थी, तो मुझे लगा था कि ऐसा ना हो कि मैं समझ ना पाऊँ या कंटेंट तो इंग्लिश में रहेगा, तो फिर मैंने फ्री क्लासेस देखनी स्टार्ट की, जो मैम की मॉर्निंग की होती थी और नाइट की जो क्लासेस होती थी। तो उससे देख के लगा कि नहीं, मैं ले तो सकती हूँ, क्योंकि मैम पढ़ाती तो बायलिंगुअल ही हैं और बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। फिर मैंने अक्टूबर में सब्सक्रिप्शन लिया प्लस में। फिर मैंने सुजाता मैम की पेपर 2 के लिए सुजाता मैम को फॉलो किया था, पेपर 1 के लिए नवदीप मैम को फॉलो किया था स्टार्टिंग में। फिर मैंने सुजाता मैम की क्लासेस स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग तो मुझे 1 मंथ तो एटलीस्ट उसको ऐप को समझने में लगे कि कैसे ये चलती है, कैसे क्या होता है उसमें। तो धीरे-धीरे मुझे समझ आने लगा। फिर मैम जो एग्ज़ाम के 10 टू 15 डेज़ थे आई थिंक बचे थे, जिसमें मैम ने सुजाता मैम ने एक रिवीजन कोर्स निकाला था। तो मैम बहुत सारी क्लासेस, तो मेरे लिए एक एवरेज स्टूडेंट के लिए वो पूरा एक फ़ोकस्ड होके उतना टाइम मैनेज करना बहुत टफ भी होता है कि एक इतनी देर बैठ पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। फिर भी मैम देखते थे जब मैम इतनी देर पढ़ा रही है तो मैं पढ़ भी सकती हूँ। तो मैंने उतने 10 टू 15 डेज़ जैसे-जैसे मैम लेती थी लाइव क्लासेस वो मैं करती गई। हाँ, पेपर 1 में उतना नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे पेपर 1 में इतना डर लगता था पहले कि मैं मॉक भी देती थी तो मुझे 20 और 21 से ज़्यादा कभी मार्क्स नहीं आते थे। तो फिर मैंने पेपर 2 पढ़ना स्टार्ट किया सुजाता मैम की क्लासेस से। तो फिर एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम दिया मैंने, वो मेरा पहला अटेम्प्ट था। मुझे जिसमें नहीं पता था, वैसे तो मैं यही पहला अटेम्प्ट कहूँगी क्योंकि मैंने पढ़ा है पहली बार इतना। और मैंने लाइफ में पहले इतना नहीं पढ़ा जितना इस 1 साल में पढ़ा है, मैं ये कहूँगी। तो मैंने वो अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरे 48% आए थे, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं जब इतने दिन में इतना हो सकता है, तो मैं आगे भी इसको कर सकती हूँ। तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। बीच में मैम की शायद शादी भी हो गई थी, तो वहाँ से मैं स्टॉप भी हो गई थी। फिर धीरे-धीरे टाइम बीता, 1 या 2 महीने बाद आइकॉनिक आया, जिसमें ये था कि हाँ, पर्सनल कोच मिलेंगे या ये सब मिलेगा। तो मुझे और कुछ मटीरियल-वटीरियल का तो कुछ भी नहीं था। बस ये था, हाँ, पल्लवी मैम को मैं देखती भी थी ग्रुप में कि मैम हमेशा एक्टिव रहती हैं और कोई भी डाउट हो उस टाइम तो मुझे लगता था ये कोई मैम है। मुझे ये भी नहीं पता था कि इनका पहला अटेम्प्ट है, तो मुझे यही लगता था ये मैम है। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा ये हैं तो मैं इनसे ही बात करूँगी। तो पहली बार मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनसे पूछा, मैम ने कहा हाँ बिल्कुल मैम ने इतना कंफर्टेबली फ़ील कराया कि हाँ, मैं उसे एक एज़ अ फ्रेंड बोल सकती हूँ। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, वरना मैं बिल्कुल भी किसी अननोन से तो बिल्कुल बात ही नहीं कर पाती हूँ। तो मैम से मैंने बात की, फिर मैंने आइकॉनिक जॉइन किया। तो आइकॉनिक से मैं और तो कोई बेनिफिट नहीं कहूँगी कि हाँ, एक्स्ट्रा मटेरियल या ऐसा कुछ, उन्होंने अरिहंत की ही बुक दी थी मुझे, और कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, एक कोच जो मिला, जिससे मुझे गाइडेंस मिली है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, तो वो मैं पल्लवी मैम को क्रेडिट दूँगी कि उन्होंने मुझ में इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, मेरे छोटे-छोटे डाउट पूछे। मैं कभी-कभी रात में भी 1 डेढ़ बजे या 2 बजे भी मैसेज कर रही होती थी, मैम मुझे ये पूछना है। तो मैम उस टाइम भी मुझे तुरंत फ्रीक्वेंट रिप्लाई देती थी कि हाँ, इसका ये होगा। पहले तो मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछती थी, फिर मैम मुझसे खुद ही कहती थी कि निशा डाउट पूछोगी नहीं तो मैं बताऊँगी कैसे? तो मैम वो हर एक चीज़ बताती थी। मैम ने हमारी एक स्ट्रैटेजी बताई कि पेपर 1, पेपर 2 कैसे पढ़ना है, पेपर 1 का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पेपर 2 का क्लियर करो, एक-एक यूनिट को करते चलो, साथ में एमसीक्यू, लेकिन एमसीक्यू तब तक नहीं उठाना जब तक तुम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ नहीं लो।
क्योंकि फिर ऐसे पीवाईक्यू करोगे और तुम्हारा नहीं होगा तो तुम डीमोटिवेट होगे। इससे बेटर है तुम पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, फिर उसका एमसीक्यू लगाओ, फिर एमसीक्यू में क्या गलत हो रहा है उसके लिए कॉन्सेप्ट को देखो कि क्यों गलत हो रहा है। क्योंकि जब तक गलती करना भी, मैम से मैंने सीखा कि गलती करना भी अच्छा होता है, कि गलती करोगे तभी आप पीछे जाके देखोगे। अगर आप अच्छा करते जाओगे कभी भी बैक में जाके नहीं देखोगे कि आपने क्या गलती की थी या किस वजह से, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि हाँ मुझे सब आता है। तो मैंने मैम से सीखा कि मुझे गलती करूंगी तभी मैं सीख पाऊंगी, वरना उसके पहले मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती। मैंने मैम को बताया भी था, मैम मेरे इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, जैसे मैथ्स का मुझे था, रिसर्च का था। तो मैम ने कहा पहले उसको अच्छे से समझो, पीवाईक्यू कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। तो मैंने मैम की जितनी भी क्लासेस थी उसको देखा, फिर मैंने तलवीर सर की क्लासेस देखी। मैथ्स के लिए मैम ने बोला तलवीर सर बेस्ट हैं, और कॉन्सेप्ट को अगर समझना है पहले, वो तलवीर सर बेस्ट हैं कि उनसे पहले समझ लो, फिर तुम्हें लगता है कि हाँ अब तुम रेडी हो पीवाईक्यू इन सब के लिए तो तुम उसको करो। तो मैंने मैथ्स और इस सब के लिए तलवीर सर को भी फॉलो किया, उनसे भी पढ़ा कॉन्सेप्ट। और तलवीर सर के एक ऐसा था ना कि वो क्लास में बैठे भी हो तो ये नहीं लगता था क्लास में हो, वो एक फनी उसमें इतना अच्छे से समझा रहते थे कि हमें पता ही नहीं चलता था कि इतनी देर हमने पढ़ाई कर ली। तो एक वो भी था। तो मैंने फिर तलवीर सर की क्लासेस देखी, फिर पीवाईक्यू किए, फिर मैंने मैम को बताया भी अब मेरे स्कोर इंक्रीज हो रहा है। मैम पूछती भी रहती थी कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट जो भी होता था मैम पूछती रहती थी। पूरे दिन की अपडेट मैम एज अ टू डू लिस्ट, पहले मैम बोलती थी टू डू लिस्ट बनाओ, उसमें जो भी है पेपर 1 के पीवाईक्यू, पेपर 2 के कॉन्सेप्ट, पेपर 1 का, पेपर 2 का कॉन्सेप्ट, उसके पीवाईक्यू, एक आरसी एक डीआई। और हम लोगों ने इतनी आरसी और डीआई की है कि मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा पॉसिबल है करना। मैम ने हर दिन के लिए बोला था आरसी 1 से 2 कर लो, जिससे ये रहे। तो मुझे कभी कभी रह भी जाता था, टू डू लिस्ट नहीं भी देती थी, तो अगले की जब हमारे आइकॉनिक में 5 लोग का था तो अगली की आ रही होती थी, नहीं एक एक की भी नहीं आती थी, तो मैम कहती थी देखो उनकी आ गई तो तुम्हारी क्यों नहीं है। तो मुझे लगता था कि यार उनकी आ रही है, तो एक वो भी होता है ना कि कोई और दे रहा है तो खुद से जेलस भी फील होती है। तो बताया भी मैंने मैम को, हमने कहा ये अच्छी बात है, जेलस होना भी चाहिए। अपने आप को, अपने से दूसरों को कॉम्पिटिटर भी लो, फ्रेंड तो लो लेकिन वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर भी है। अगर वो अच्छा कर रहा है तो वो तुम्हारे लिए नहीं अच्छा है, तुम भी उससे बेटर करो। तो मैम ने एक कॉम्पीट करने वाली भी एक अंदर से वो किया कि हाँ थोड़ा सा उसके लिए हो, अवेयर हो। बाकी और जैसे फैमिली में तो सबके वो होता है, मेरे जैसे मम्मी पापा नहीं है तो मुझे लगता था कि नहीं मुझे करना है। और एक ये एज ग्रुप होता है ना 26 के बाद पेरेंट्स बहुत वरीड होने लगते हैं कि हाँ नहीं अब शादी करनी है, ये सही एज है या ऐसा कुछ है। तो मेरा ऐसा सीन था कि नहीं, बाद में बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा अलग सीन है, मम्मी पापा नहीं है, उसके बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसके लिए मेरा इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो मैं बाकी लोगों से भी यही कहूंगी, शादी ठीक है लेकिन इंडिपेंडेंट होना भी बहुत जरूरी है। तो मैंने फिर मैंने मैम को बताया हर एक चीज, मैंने एक एक रीजन मैम को बताया। शायद ही इतना पर्सनल मैं किसी से हुई हूँ। तो मैम ने हर एक चीज के लिए गाइड किया। और जैसे कभी कभी किसी काम की वजह से मैं नहीं पढ़ पाती थी तो मैम कहती थी कि निष्ठा अगर नहीं पढ़ोगी तो जो तुम जिस वजह से नहीं पढ़ रही हो वो तुम्हारा रीजन कोई नहीं कहेगा कि हाँ कल को अगर नहीं हुआ तो इस रीजन तुम ये काम कर रही थी इस वजह से नहीं हुआ। वो यही कहेंगे कि तुमने इतना टाइम दिया फिर भी तुम्हारा नहीं हुआ। तो मुझे वो सबसे ज्यादा हिट किया था कि हाँ ये तो रीजन है कि अगर मैं नहीं करूंगी तो कोई मुझे ये नहीं कहने आएगा कि हाँ इस रीजन से तुमने नहीं पढ़ा था, इस वजह से नहीं हुआ। तो मैंने फिर उसके लिए भी टाइम निकालना, जैसे मैम कहती थी कोई भी काम भी कर रही हो तो एक क्लासेस देखती रहो, नहीं उस टाइम उतना रहेगा तो तुम दोबारा अगर पढ़ोगी भी तो तुम्हारे माइंड में रहेगा कि हाँ ये मैंने पहले किया है। तो मैं उस टाइम काम करते करते भी करती थी। और जैसे एक दिन अगर नहीं भी हुआ पढ़ना तो ये होता था, मैम कहती थी तुम अपने जेआरएफ से एक एक कदम पहले पीछे चली, एक स्टेप पीछे चली जाओगी अगर तुमने एक दिन भी मिस किया। तो वो एक कंसिस्टेंटली मैम का गाइडेंस देना, मोटिवेट करना। कभी कभी बहुत डिमोटिवेट हो जाते थे तो मैम कॉल करके हम लोग को बोलती थी और एक एक घंटे मैम समझाती थी। तो फिर से हम लोग वापस से ट्रैक पे आते थे। और हम लोग बहुत बार ऐसा होता था कि ट्रैक से अलग चले गए तो मैम फिर वापस से खींच के लाती थी कि नहीं तुम लोग पढ़ो, कहाँ हो, कहाँ गए वो, हर एक टाइम की अपडेट लेना। तो एक कहने को रहता है कि तुमने 1 साल दिया लेकिन 1 साल के पीछे कितने सारे हर्डल्स आते हैं वो कोई नहीं देखता है।
जितना टाइम बढ़ता है उतना ही हम लोग के लिए प्रॉब्लम भी बढ़ती है कि हाँ नहीं, वो एक कंसिस्टेंसी ब्रेक होने लगती है। तो फिर उसके लिए भी मैम हमेशा हम लोग को मोटिवेट करती थी, हमेशा वो पढ़ाना। और एक मैम सबसे पहले तो मैम ने एक तलवी सर का हम लोग का एक चार्ट, सक्सेस चार्ट जिसको बोलते हैं, मैम ने वो बनाया, कहा पहले एक टारगेट बनाओ और फिर उसको हर दिन देखो, डिमोटिवेट नहीं होना है, हर दिन अच्छे से पढ़ना है। मैं चार्ट दिखाऊं मैम आपको जो आपने हम लोगों से बनवाया था? देखिए, ये हमारा चार्ट था जिसको मैम ने हम लोगों को पहले बनवाया, फिर कहा कि नहीं ऐसे पढ़ना है, इसी को फॉलो करके हमेशा अपने आगे लगाओ और जब भी डिमोटिवेट होना तो देखना है इसको कि नहीं होना ऐसे। तो फिर मैम ने बहुत अच्छे से गाइड किया। पेपर 1 और पेपर 2 का जो मैम, जैसे मैम क्लासेस लेती थी, उसके बाद हम लोग को जैसे जैनिज्म या बुद्धिज्म एक दे दिया टॉपिक, मैम हम लोग को एक-एक टॉपिक देती थी। उसके बाद ही उसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू दे देती थी। कहती थी इसको सॉल्व करना, तो उसमें हम लोग सॉल्व करते थे, फिर मार्क्स कम आते थे, मैम पूछती थी इतना कैसे कम हो गया? तो हम लोग को भी लगता था यार देखा तो बहुत अच्छे से था, पढ़ा भी अच्छे से था, फिर हम लोग जाके देखते थे। मैम का ऐसा होता था, मेरे इंक्रीज भी होते थे, मैम कहती थी कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुमने दोबारा तो देखा, समझ तो आया। उससे ये होता था हम लोग को याद होता गया। पेपर 2 हाँ, कभी-कभी मैम जैसे आइकॉनिक पे ही डिस्कॉर्ड पे हम लोगों को फ्रीक्वेंटली कहती थी ये यूनिट पढ़ के आना, मैं रैपिड क्वेश्चन करूँगी। तो वो रैपिड क्वेश्चन हम लोग के आई थिंक हाफ एन आवर के होते थे, मैम हम लोग के लेती थी, लेकिन उसमें हम लोग को इतना रिवाइज हो जाता था, एक डर भी रहता था कि नहीं हुआ तो वो रहेगा। तो हाँ, फिर मैम हम लोग को उसमें क्वेश्चन पूछती थी, फिर जो नहीं आंसर करता था मैम कहती थी कि तुमने आंसर नहीं दिया इसका मतलब तुमने नहीं पढ़ा। फिर हम लोग उसको पढ़ते थे, एक पूरे ईयर की कंसिस्टेंसी बना के रखना, हर एक चीज़ मैम का बताना, मैम की पढ़ाई। मैम का एक कॉन्सेप्ट ऐसा होता था, मैम से कहती थी मैम बाकी लोग का तो मैं स्पीड बढ़ा के देख लेती हूँ, एक आपको एक नवदीप मैम का मैं स्पीड बढ़ा के नहीं देख पाती हूँ। कितना भी मैं कोशिश करूँ मैं स्पीड बढ़ा के तो नहीं देख पाती थी। तो मैं मैम का तो हमेशा वैसे ही देखती थी और हाँ, लाइव का मेरा तो एक सबसे ज़्यादा ही वो था कि मुझे लाइव देखना है। तो मैम ने कहा तुम लाइव देखो, टाइम के लिए मैंने बोला मैम से मैम टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैम ने कहा कि तुम जब तक लाइव के पीछे भागोगी तब तक तुम नहीं कर पाओगी। पहले तो तुम बहुत सारे एजुकेटर को देखना बंद करो, किसी एक पे एक जिसका सब समझ में आता है तुम उसको देखो, लेकिन किसी एक को देखो, क्योंकि जितने ज़्यादा एजुकेटर को देखोगी उतनी ज़्यादा डाउट्स आएँगे, उतना ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तुम पहले लाइव, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम लाइव देखो, अगर नहीं है टाइम तो तुम रिकॉर्डेड देखो, उतना टाइम बढ़ा के, स्पीड बढ़ा के देखो, वो तुम्हारा टाइम बचेगा। और उतना टाइम तुम किसी और क्लास में दे सकती हो या कुछ और पढ़ने में दे सकती हो। तो मैंने फिर मैम ने जैसे कहा, मैंने किसी एक एजुकेटर को फॉलो किया पेपर 2 के लिए। सबसे पहले तो मैं सुजाता मैम को, फिर अनुकंपा मैम को, फिर मैंने पल्लवी मैम को देखना स्टार्ट किया। फिर लास्ट में रिवीजन या जो भी हुआ वो मैंने सिर्फ पल्लवी मैम को फॉलो किया। तो मैंने एक ही एजुकेटर को लिमिट किया, रिकॉर्डेड देखना स्टार्ट किया, जिससे मेरा टाइम भी बहुत बचता था और ये भी होता था कि मैं तो बहुत सारे नोट्स बनाती थी, मैं उनमें से नहीं हूँ कि बार-बार क्लास देखूँ। क्लास में देखती थी लेकिन नोट्स पहले बना लेती थी, फिर जब मैं क्लास देखती थी तो नोट्स खोल के बैठती थी कि हाँ, इसमें कुछ रह तो नहीं गया, जिससे लास्ट टाइम पे मुझे बार-बार भागना नहीं पड़े। तो वो नोट्स के लिए भी एक मैम ने भी कहा कि हाँ, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं कुछ तो एटलीस्ट तुमने जो लिखा होगा वो तुम्हें याद रहेगा। तो मैं नोट्स तो बनाती थी, बहुत अच्छे से बनाती थी। मैंने सारे नोट्स बनाए थे। तो और लास्ट वाले मैम के जो रिवीजन के होते थे, वो मैंने अलग से बनाए थे, क्योंकि एक होता नहीं है लास्ट टाइम पे मुझे फिर से पूरा ना जाना पड़े, क्योंकि याद तो है, वो जब क्वेश्चन आता था, वो हम लोग को याद आ जाता था। तो रिवीजन मैम का लास्ट टाइम पे मैम ने जो भी रिवीजन के लिए स्ट्रैटेजी, हम लोग का मैम ने रिवीजन का भी एक प्लान बनाया था कि ऐसे-ऐसे रिवीजन करना है। पेपर 1 का, पेपर 2 वो कुछ भी हो जाए, पीवाईक्यूज़ नहीं छोड़ने हैं। जो भी क्वेश्चन्स हैं, क्वेश्चन हम लोग को पीवाईक्यूज़ रट गए थे, तो मैम को ये भी था कि हाँ, रट गए हैं। तो मैम कहती थी अब ये वाले पीवाईक्यूज़ नहीं करने हैं। अब ये जो है तुम्हारी जो यूनिट वीक है उस पे पढ़ो। जब डेट एक्सटेंड हो गई थी, मैम ने कहा पहले जो यूनिट वीक है उस पे
वर्क करो कि हाँ, जैसे तुम्हारी यूनिट 9 वीक है, यूनिट 6 वीक है, तो तुम उसको पहले अच्छे से पढ़ो। फिर एमसीक्यू तब तक तुम्हारा जो रटा हुआ है वो तुम भूल जाओगी, फिर तुम अच्छे से दोबारा फिर से करोगी। तो मैंने पहले फिर जो भी यूनिट थी वीक मेरी, मैंने उसको पढ़ा। फिर मैम ने जो एमसीक्यू बताए थे वो करा, और मैम ने कहा कि अरिहंत जैसे क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन या अलग-अलग कुछ करना हो तो उसके लिए अरिहंत की बुक, उससे क्वेश्चंस करो। तो मैं उससे भी सॉल्व करती थी। पेपर 1 के लिए नवदीप मैम की पीडीएफ तो वो बुक तो है थी ही, उससे भी सॉल्व करती थी मैं। बट मैंने बुक से, किसी भी बुक से नहीं पढ़ा। मैम ने जितने भी नोट्स बनवाए थे वो पढ़ा, और जो क्लासेस होती थी कभी-कभी एक दो पीडीएफ देख लेती थी, बट मैंने पीडीएफ भी ज़्यादा, मैंने सेव तो बहुत सारे पीडीएफ किए थे, बट मैंने देखा किसी को भी नहीं। पढ़ा मैंने अपने नोट्स से ही था। पेपर 1 के लिए नवदीप मैम और तलवीर सर को फॉलो किया था, और पेपर 2 के लिए सुजाता मैम, अनुकंपा मैम और पल्लवी मैम। लेकिन मोस्टली मैंने मतलब 60% पल्लवी मैम को ही फॉलो किया था, क्योंकि मेरा ये था डाउट्स भी आते थे या कुछ भी आता था तो मैम बताती थी। और मैम ने जो पीवाईक्यू के लास्ट में मैम ने ये भी कहा कि पीवाईक्यू तो तुम लोग को याद हो ही गए हैं, अब ये ना देखो कि तुमने सॉल्व किया, अब ये देखो हर एक ऑप्शन को कैसे वो करना है, हर एक ऑप्शन को भी पूरा उसका कॉन्सेप्ट समझो। तो पीवाईक्यू करने का ये मतलब नहीं होता है याद कर लो, पीवाईक्यू का मतलब होता है उसके पीछे का जाके कॉन्सेप्ट पढ़ना। मेन रीजन ये होता है कि कॉन्सेप्ट हम पढ़ ले, जिससे हमारे पीवाईक्यू काम आएंगे, क्योंकि रिपीटेड, बहुत सारे रिपीटेड तो होते नहीं, हार्डली 2 या 4 क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं। बाकी आपका पीवाईक्यू का मेन रीजन यही होता है कि आप उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जिससे आगे कभी क्वेश्चन आए तो आप उसको भी सॉल्व कर सको। और पेपर 2 में मैम ने इतने अच्छे से पढ़ाया है, मैम की कोई भी क्लासेस अगर कोई भी देख लेगा, मैम ने इतना डीप में पढ़ाया, इतना मैंने किसी को नहीं देखा। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा इरिटेट भी हो जाती थी, इतना क्या आएगा यार, इतना इतना कहाँ पढ़ पाऊंगी मैं। तो फिर धीरे धीरे, लेकिन जब बाद में क्वेश्चन जब आते थे तब लगता था अरे यार ये तो क्लास में देखा था। फिर और अच्छे से करना, जैसे बुद्धिज्म का था वो। आप कंटिन्यू करो। हाँ, तो मैम ये कह रही है ना, पीवाईक्यू आप अच्छे से करो, सॉल्व करो, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। और मैं लास्ट में यही कहूंगी कि पेपर 1 पे चाहे कोई भी प्रिपरेशन हो, उसके लिए कंसिस्टेंसी बना के रखना, एक प्रॉपर टाइम देना कि हाँ हमने अगर 2 घंटे भी दिए हैं उसको, वो उतना प्रोडक्टिव हो कि हमारा 2 घंटे भी पूरे दिन के बराबर होना चाहिए। तो जितना भी टाइम दो अच्छे से दो, उस पर फोकस होके दो। चाहे वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों को इक्वल टाइम देना बहुत जरूरी है। ये नहीं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जो पेपर 2 पे ही फोकस करते हैं, या कुछ होते हैं जो पेपर 1 पे ही फोकस करते हैं। तो मैं ये कहूंगी पेपर 1 पेपर 2 दोनों साथ साथ इक्वली फोकस करना बहुत जरूरी है, इक्वली टाइम दोनों को देना जरूरी है। और मैंने तो मैथ और उसके लिए जो यूनिट मेरी वीक थी मैंने उस पर ज्यादा टाइम दिया, जैसे कि मैम ने मुझे गाइड किया था। मैम, और हाँ मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने अच्छे से मुझे गाइड किया। मैं थी आइकॉनिक में, लेकिन मुझे आइकॉनिक वाला तो कभी वैसे नहीं लगा, लेकिन हाँ आपने जो ये था कि आप प्री वालों के लिए भी उतना ही करती है, हमारे लिए भी उतना ही करती है। बस ये हमारे हमसे टच थोड़ा ज्यादा है, प्री वालों से कम है। तो मैम हम लोग को कभी कभी एग्जाम्पल्स भी देती थी, जब प्री लर्नर्स इतने अच्छे से कर सकते हो तो तुम लोग तो पेड में हो, क्यों नहीं अच्छे से कर रहे हो। तो हम लोग को ये भी लगता था कि हाँ यार इतने अच्छे से सब कर रहे हैं तो हम लोग को भी करना जरूरी है। तो अच्छे से हम लोग करते थे। मैं ये कहूंगी पेपर 2 के लिए अगर कोई कुछ भी नहीं देखता है, मैम के सारे वीडियोस देख लेगा, पेपर 2 भी अच्छे से कवर कर हो जाएगा। पहले ये पाठशाला चैनल अच्छे से फॉलो करें। और पेपर 1 के लिए नवदीप मैम, तलवीर सर, आपको जिससे भी समझ में आता है उसको फॉलो करिए, और अच्छे से कंसिस्टेंसी बना के रखिए। जितना टाइम दे रहे हैं उसको एक लिमिट कर लीजिए कि हाँ इतना टाइम मुझे हर दिन देना है। और थैंक यू सो 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 मच मैम, मुझे इतना इस काबिल बनाने के लिए कि मैं आज जेआरएफ निष्ठा पांडे हूँ। चलो, थैंक यू सो मच निष्ठा, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस वर्ड्स। और यहाँ मैं अगेन बोलना चाहूंगी, लाइक मैंने सना से भी सुना, मैंने करिश्मा से भी सुना, और मैंने निष्ठा से भी सुना कि नवदीप और तलवीर सर दोनों को देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं एक चीज बता देती हूँ एवरीवन, देखो पेपर 1 के लिए ना ऑफ कोर्स दे बोथ आर वेरी 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 नाइस। ये मतलब मैं हमेशा करती हूँ, कोई भी एक बंदा, इवन आई एम नॉट परफेक्ट फॉर ऑल द 10 यूनिट्स इन पेपर 2, मे बी ऐसा हो सकता है, या मे बी मैं ऑल 10 के लिए किसी को मेरा यूनिट 6 समझ में नहीं आता तो किसी को मेरा यूनिट 7 समझ में नहीं आता होगा। तो यहाँ पे मैं सबको ये जरूर मैसेज देना चाहूंगी, आपको जिससे जो यूनिट समझ में आता है वो यूनिट देखो,
अब ये कैसे होगा? अब एक बार बोल रही हूँ कि एक जगह फोकस करो, एक बार बोल रही हूँ दूसरी यूनिट देखो, नहीं। ये कब देखो? ये जब देखो, मान लो यूनिट 7 आपने किया, मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझसे किया, उससे इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तब आप जाके एक बार स्विच करके देखो किसी दूसरे को कि क्या उनका यूनिट 7 समझ में आ रहा है। अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो वापस से यूनिट 8 9 10 अगेन आप आकर के यहाँ मतलब मेरे क्लासेस से कर सकते हैं, जहां से आपका मन है। एंड सेम सीन पेपर 1 में है। लाइक मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में भी शेयर किया था कि मैं उनको देखती थी जिनसे मुझे समझ में आता था। जैसे मैंने नवदीप कौर को भी देखा और तलवी सर को भी देखा, और मैं यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे करी, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो दोनों टॉप एजुकेटर्स को नहीं देखता होगा। क्योंकि अगर यूट्यूब जो फ्री क्लासेस भी है या फिर जो मेरा किसी का अनअकैडमी का पेड क्लास है या इवन कोई बायजूस में भी होगा, वो भी इन दो टॉप एजुकेटर्स को देखता ही होगा। अगर कोई कह दे कि मैंने सिर्फ नवदीप कौर को देखा है या मैंने सिर्फ तलवी सर को देखा है, दिस इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि जाओ देखो, दोनों को देखो। जैसे तलवी सर का मैथ्स, मैंने उनसे ही मैथ किया है। जैसे तलवी सर का लॉजिकल रीजनिंग मैंने उनसे ही किया है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं नवदीप कौर से मैथ्स और रीजनिंग नहीं पढ़ा, लेकिन पहले सर से पढ़ के बेस किया और फिर मैम से भी पढ़ लिया, मेरा स्ट्रांग हो गया। उसके अब मुझे वहां पे कोई नहीं रोक सकता कि नहीं ये नहीं होगा। तो अपने माइंड से ये कंसेप्ट निकाल दो कि मुझे एक को देखना है। स्पेस देखो, मैं ये नहीं कह रही कि 4 देखो, मैं ये कह रही कि पेपर 1 एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बहुत वास्ट है, उसको आपको बार बार नहीं पढ़ना। पेपर 2 वास्ट है लेकिन उसको आपको बार बार पढ़ना है ना। यानी कहने का सेंस है क्योंकि वो आगे भी आपका काम आएगा। तो वहां पे आप किसी एक कोर्स फॉलो करो कि हाँ ये अगर मुझे पूरा फुल कंटेंट इन डेप्थ इन डिटेल दे रहा है, चाहे वो कोई भी हो, तो वहां जाओ। और पेपर 1 के लिए बिल्कुल आप ये दो जो टॉप एजुकेटर्स हैं, तलवीर सर और नवदीप कौर, इनको फॉलो करो। और भी अच्छे एजुकेटर्स हैं, जैसे अदिति शर्मा करके एक है मैम, वो भी अच्छा पढ़ाती है। फिर एक और सर है, देखो मेरे नाम ध्यान से, कुमार भरत, हाँ कुमार भरत, ही इज ऑल्सो वेरी नाइस। उनका टीचिंग बहुत सिंपल है, मतलब जब कुछ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट मुझे सर से समझ में नहीं आता था, मैम से समझ में नहीं आता था, तो मैं कुमार भरत का क्लास देख लेती थी। क्योंकि वो पेचीदा करके कोई चीज को नहीं पढ़ाते, बहुत सिंपली वो चीज को तुरंत रिलीज कर देते हैं, तो लगता है कि हाँ वो चीज कैच हो गया है। तो मतलब क्योंकि पेपर 1 ऐसा 10 यूनिट्स है ना। जैसे एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन का सारा जो 10 यूनिट्स है वो एक ही लाइन को लेके जाता है। वो क्या? लर्नर के बारे में। वो किस चीज के बारे में? स्कूल के बारे में। वो किस चीज के बारे में? एजुकेशन के बारे में। लेकिन जब पेपर 1 की बात करेंगे तो एक ले जाता है मैथ, एक ले जाता है हायर एजुकेशन की स्टडीज, एक पीपल एंड एनवायरमेंट। मतलब वो पूरा वास्ट है, वास्ट इन द सेंस कि उसकी बहुत ज्यादा उसमें डाइवर्सिटी है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें टीचर भी डाइवर्स ही मिलेंगे। हो सकता है किसी के हायर एजुकेशन पढ़ाने का इतना अच्छा तरीका है कि मतलब मुझे वो याद नहीं करना पड़े, क्लास में ही बैठे बैठे याद हो गया। हो सकता है किसी का रीजनिंग समझाने का इतना तरीका है कि उसके लिए मुझे कॉपी में कुछ बनाने का जरूरत नहीं पड़े, क्वेश्चन देखे और मेरे माइंड में बन जाए। तो ऑफकोर्स हम उस एजुकेटर को देखेंगे ना, जिससे मेरा ये हो जाए कि हम उस एजुकेटर को देखेंगे कि जिससे नोट्स बनाओ पहले रीजनिंग का, फिर प्रैक्टिस करो 4 बार, फिर 5वीं बार में इंप्रूवमेंट करो। तो हम वो क्यों करेंगे? तो पेपर 1 वास्ट है, यहाँ पर हम बिल्कुल 2 3 मिनिमम फॉलो कर सकते हैं। वो भी तब जब मुझे 2 से इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है। तो जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया था, एक को ही फॉलो किया था, क्योंकि उस समय मुझे भी नहीं कोई आइडिया था नेट वगैरह का, पर उससे मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। मैं जब मॉक देना स्टार्ट की तो 50-40, लेकिन जब मैंने 2 को मिक्स किया कि जो जो यूनिट वीक हो रहा था मैंने उसको किसी और से पढ़ लिया, तो मुझे लगा कि अरे यार मेरा तो मार्क्स सडनली 50 to 80 बढ़ गया, 87 हो गया। तो ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। तो ये चीज अपने माइंड में हमेशा सभी को मैं बोलना चाहूंगी कि ये कॉन्सेप्ट जरूर रखो कि दोनों पेपर, मतलब पेपर 1 के लिए 2 को आप बिल्कुल फ्रीली एकदम बिना माइंड खोल करके कर सकते हो। किसी से अगर कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो किसी का पीवाईक्यू कर लो, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला लोगे तो आपका ही इंप्रूवमेंट होगा और किसी का नहीं ज्यादा। पर पेपर 2 के लिए तो बिल्कुल आपको जहां से समझ में आता है, जो इन डेप्थ जो इन डिटेल पढ़ाता है, आप वहां जाओ। ये नहीं कि आप मैं हूं तो मैं ही आऊंगी, जहां से आप कंफर्टेबल हो। क्योंकि याद रखना पेपर 1 आपको पूरी लाइफ नहीं आएगा नीट, लेकिन जब असिस्टेंट प्रोफेसर या कुछ भी बनने जाओगे तो ये पेपर 2 ही काम करेगा। रिसर्च करने जाओगे, पीएचडी करने जाओगे, एवरीवेयर दिस पेपर 2 विल वर्क। तो इसको आपको अपनी ऐसा बना लेना है कि जेआरएफ निकालो तो कोई आपसे बोले कि अच्छा तुमने जेआरएफ निकाला, इस क्वेश्चन का जवाब दो, तो आप में वो कैपेबिलिटी दिखनी चाहिए कि हाँ ये बंदा लायक है उस जेआरएफ का, ऐसे नहीं निकाल लिया। तो ये चीज अपने माइंड में हमेशा रखना। तो चलो हमारी एक लास्ट अनुराधा जामवाल बची हुई है, तो उनसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अनुराधा प्लीज शेयर योर स्ट्रेटजी। Ma'am, am I audible? Ma'am?
हाँ बोलो। आ रही? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। सबसे आवाज नहीं आ रही है? हाँ अभी है। आई थिंक मैं थोड़ा दूर हूँ। मैं अभी ठीक है? हाँ। ओके मैम, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम हमें इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, एंड कंग्रेचुलेशन टू ऑल द JRF एंड आल्सो द नेट क्वालिफाइड पर्सन। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेटेजी की, तो स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए आपका गोल क्या है। अगर आप ऐसे ही जा रहे हैं एग्जाम में सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कि आप नेट देने जा रहे हैं, तो फिर वो क्वालिफाइड नहीं होगा, वो आपको जस्ट एक्सपीरियंस ही देगा। ये मैं लास्ट अटेम्प्ट की बात कर रही हूँ, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, सॉरी, तो उस टाइम पे मैंने जस्ट एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जस्ट गई थी, मतलब थोड़ा सा पढ़ा, पेपर 2 तो राम भरोसे छोड़ दिया, एंड पेपर 1 के लिए मैंने शिवा बोडानाला सर को फॉलो किया था, एंड उनके चार्ट मेरे को बहुत बेस्ट लगे, एंड वही चार्ट में क्या करती थी, स्क्रीन बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा PDF पढ़ना, बुक्स को इतना ज्यादा मतलब वो करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो हाँ, मैंने शिवा बोडानाला सर से स्टार्ट किया, तो मैंने सर की चार्ट वगैरह फॉलो किए। देन उसके बाद अच्छा चल रहा था सब, बट मेरा एकदम से JK बैंक का एग्जाम आ गया, तो मैं JK बैंक का भी कर रही थी, M.Ed भी कर रही थी, बस सब चल रहा था मेरा साथ में ही। तो मैम क्या हुआ कि मैंने नेट छोड़ दिया, मैं बैंक की तरफ चल गई। तो बैंक में मैंने 50% दिया, और 50% ओनली पेपर 1 को दिया जो सर ने पढ़ाया था। तो मैं एकदम से फिर उसके लिए, फिर जैसे ही नेट का एग्जाम आया, तो मैंने उसके लिए बैंक को छोड़ दिया, नेट का एग्जाम स्टार्ट हो गया कि डेट आ गई है, अब इसका पढ़ लेती हूँ। तो 4-5 डेज में जो रिवीजन हो सकता था सर के नोट से रिवाइज किया, एंड उस टाइम पे जब मैंने रिजल्ट देखा, तो मैंने 100 मार्क्स मैंने पेपर 2 से लिया था। मुझे पता है पेपर 2 में 100 मार्क्स इसलिए आए क्योंकि मेरा M.Ed चल रहा था, तो M.Ed का कहीं ना कहीं तो हेल्प था वहां पे। तो पेपर 1 में जो शिवा सर का था वो बहुत बड़ा रोल था, और मैंने 56 फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो कर लिया। देन उसके बाद मैंने बैंक का देखा, तो बैंक का एग्जाम आ गया, मैं बैंक के लिए चली गई, तो बैंक का करती रही प्रिपरेशन। मैं इन दोनों के बीच ना ऐसे फंस गई कि मैं मतलब नेट की तरफ जाऊं तो बैंक की तरफ, दोनों की तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो मैंने मेरे प्रोफेसर है रमजान अली सर, मैंने उनको कहा सर कि एक्चुअली प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम है? तो सर आई वाज कट बिटवीन नेट एंड बैंक एग्जाम। तो सर बेटा नेट के लिए जाओ। सर बैंक एग्जाम भी मुझे बहुत इंटरेस्टेड लगते हैं, तो बैंक के लिए जाओ, रीजनिंग बहुत अच्छा है। नो, आप नेट के लिए जाओ। तो मैम मैंने उसी डे से बैंक का छोड़ दिया, एंड देन जब मैंने वो रिजल्ट में अपनी आंसर की क्वेश्चन मैच किए, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ हिंट मिल गया था कि ये जो एग्जाम का पैटर्न है वो इस तरीके से आता है, और मैंने कहाँ गलतियां की हैं, क्योंकि मैंने पेपर 1 थोड़ा तो पढ़ा ही था, थोड़ा के मैंने मतलब सर की काफी चार्ट रिवाइज किए थे। एंड उसके बाद मैंने ये समझ लिया था कि भाई तुझे नेट के लिए नहीं पढ़ना है, मैंने ये डिसाइड किया था, अब तुझे JRF के लिए पढ़ना है। तो मैम मैंने उसी डे से JRF के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने सुजाता मैम को अनअकैडमी पे देखा, एंड अनअकैडमी पे सुजाता मैम की काफी रिकॉर्डेड वीडियो देखे, वहां से मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया। मैम मैं बताना चाहूंगी कि मुझे PDF में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे PDF देख के पता नहीं क्यों इतना ज्यादा हेक्टिक सा लगता है। तो मैं क्या किया कि मैंने मैम का रिकॉर्डेड देखा, एंड उसके बाद से रिकॉर्डिंग देखने के बाद मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। मैम उसके बाद से मैंने आपको बताया कि एकदम से एक नाम आता था जब लाइव क्लासेस चलती थी, तो वो एकदम से एक नाम आता था कि बच्चे कोई डाउट पूछते थे, मैम बाद में बताते थे, पल्लवी मैम सबसे पहले रिप्लाई उनका होता था कि भाई ये डाउट आपका ऐसे क्लियर होगा, तो ऐसे करो। देन उसके बाद सुजाता मैम को मैंने बोला कि मैम का नंबर देखा व्हाट्सएप पे, मैम मुझे ऐड कर लीजिए। देन थोड़े डेज के बाद मैम ने मुझे ऐड कर लिया, तो मैंने वहां पे क्वेश्चन पुट करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे यहाँ। तो पल्लवी मैम का हमेशा रिप्लाई मुझे पल्लवी मैम का आता था सबसे पहले, और बहुत अच्छे से वो ऑडियो भी इवन सेंड कर देती थी। तो मैंने देखा कि फिर मैंने पर्सनली मैसेज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपको जब पता चल जाता है कि एक पर्सन आपको गाइड कर रहा है, एंड मेंटोरिंग की बहुत ज्यादा नीड है, तो एक पर्सन है जो आपकी हेल्प कर सकता है।
तो मैम की तरफ मुड़े कि मैम आगे क्या इसका प्रोसेस है, ये है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो मैम कि आप ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। वो वहाँ पे बुक का इशू था। मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी थी कि वहाँ पे कि आप ये वाली बुक मत लो, इसमें बहुत ज्यादा गलत कंटेंट दिया हुआ है। तो मैंने पल्लवी मैम से किया कि मैम कि यहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि मैं बुक लूँ या नहीं, क्योंकि बुक का भी होना बहुत जरूरी है। तो मैम का था कि भाई मैंने भी बुक से पढ़ा हुआ है, कि आप देख सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो, मैंने आप पूरी स्ट्रेटेजी बताई। मैम मैंने वो वीडियो देखी, पेपर 1 पेपर 2 की बुक्स का आपने कैसे कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया, जेआरएफ कैसे, मतलब आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी। मैम मैंने उसी तरह पेपर 1 की एंड पेपर 2 की बुक ली एंड सुजाता मैम को और आपको यूट्यूब पे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद क्योंकि सुजाता मैम की थी स्पेशल क्लासेस, तो वहाँ पे टॉपिक का थोड़ा रहता था कि मुझे सीक्वेंस में थोड़ा टॉपिक का इशू हो रहा था। तो मैंने एकदम से जब आपकी क्लासेस ली तो वहाँ पे कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से मिला मुझे। एज ए फ्री लर्नर वहाँ पे इतना सारा मटेरियल होना और उसको पढ़ना, ये बहुत बड़ा मेरे लिए एडवांटेज था। तो मैम मैंने आपकी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दी एंड वहां से मेरे बहुत सारे डाउट क्लियर होने लगे। एंड मैं एक चीज बताना चाहूंगी जो व्यूअर ये वीडियो देखेंगे, कि आप ये मत सोच के चलो कि आप छोटे बच्चों वाला परफॉर्मेंस मत कीजिए कि आपके सामने एक वीडियो चल रही है, कोई आपको समझा रहा है एंड आप लिखने पे जोर दे रहे हैं। आप उनको समझिए वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपकी लिसनिंग पावर बहुत ज्यादा मतलब है कि आप लिसनिंग को अपना मतलब एक एडवांटेज लेके मतलब आप फायदा लीजिए लिसनिंग का, मतलब मैं ये कहना चाहूंगी। तो जब वो सब मैम का चलता था मतलब वीडियो, तो मैं सिर्फ सुनती थी और अपनी कंसेप्ट जहाँ मुझे डाउट आता था मैम को मैं मैसेज कर देती कि मैम मुझे रिसर्च में ये चीज क्लियर नहीं। और मैम क्या रहता था कि मैम बिजी हैं, मैम बस में हैं, जब कहीं में भी हैं, मैम ऑडियो सेंड करती थी। और जब आपको ऐसा एजुकेटर मिल जाता है, जब जब भी आपको डाउट है एकदम से वो कहीं भी है, तो वो अपने बिजी शेड्यूल से वो अपना टाइम देता है आपको, तो ये बहुत बड़ी बात है। सेल्फ स्टडी हर कोई कर सकता है, हर कोई सेल्फ स्टडी कर सकता है, क्योंकि आप हायर एजुकेशन में है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सेल्फ स्टडी ना कर पाए। बट आपके डाउट कौन क्लियर करेगा, इसके लिए हेल्प एंड गाइडेंस की बहुत जरूरी है। तो मुझे हेल्प एंड गाइडेंस जो है पल्लवी मैम से टाइम टू टाइम मिलती रही और मैंने इनके वीडियोस भी देखती रही। एंड उसके बाद जब वीडियोस देख लेती थी देन मेरा रहता था कि उसके बाद भाई आप नोट्स, अगर आपको लग रहा है कि कुछ कंसेप्ट आपको याद नहीं हो रहे हैं, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते थे जैसे आपको ईयर याद रखनी है, उसके लिए आपको लिखना ही पड़ेगा, या कुछ कीवर्ड्स होते थे, तो मैंने उस तरह से अपनी शॉर्ट नोट्स बना लिए। अभी मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि भाई तूने क्लियर किया है तो अपने नोट्स भेज, एंड मैं नोट्स का क्या ही भेजूं क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो मैम उसके बाद ये स्ट्रेटेजी चलती रही। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं काफी हद तक अब सिलेबस कंप्लीट कर चुकी हूँ, अब मुझे क्या करना होगा, क्योंकि रिवीजन का कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैम मैंने एक रूल किया एंड वो रूल था 10 डेज का। मैंने 10 डेज का मतलब जब मुझे पता चला कि अभी नहीं आ रही है कोई नोटिफिकेशन, तो मैं ये समझ के चली कि अभी क्योंकि मई का तो पोस्टपोन हो चुका था, तो मैम मेरे को अब पता चल चुका था कि अब मुझे क्या करना है इसके लिए। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी जो मुझे बहुत पहले फॉलो करनी चाहिए थी, वो था कि आप जब पढ़ रहे हो, जैसे आप एक यूनिट कंप्लीट कर रहे हो, आप उसको मान के चलिए कि आपको उसको 4-5 डेज देने हैं, इवन कि 6 डेज देने हैं। स्टार्टिंग में आप 10 डेज देख के मतलब देखिए कि आपको क्या फर्क पड़ता है। तो आप 10 डेज देखिए दीजिए एक यूनिट को। जैसे ही वो 10 डेज में आपका यूनिट कंप्लीट हो जाता है, देन नेक्स्ट डे आप रिवाइज करिए। रिवीजन बहुत जरूरी है। अब ये मत कि सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया देन हम रिवीजन लास्ट में करेंगे, तो भाई ये नहीं होगा। पीवाईक्यू को साथ साथ में रखिए, क्योंकि पीवाईक्यू एक ऐसा फैक्टर है जो आपको बता देता है कि आपको किस टाइप का पढ़ना है, आपको कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। तो पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैम मैंने ऐसे ही किया। मैंने फिर काफी चीजें पढ़ चुकी थी, तो मैंने क्या किया कि 10 डेज का स्लॉट लेके चली कि 10 डेज मुझे एक यूनिट को देनी है, पेपर 1 एंड पेपर 2 को कवर करना है। तो मतलब पेपर 1 और पेपर 2 का मैं यूनिट लेके चलती थी, मतलब हाफ ले लिया पूरा कंप्लीट यूनिट, बट यूनिट एक ही लेना है। तो मैम इस तरह से मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। देन जब लास्ट डेज रिवीजन के आए तो मैंने फिर 4-5 डेज का रखा। मैं 4 डेज देती थी पूरे एक यूनिट पेपर 1 एंड पेपर 2 को पढ़ने के लिए। देन उसके बाद जो 5th डेज था वो मेरा रिवीजन का होता।
फिर इस तरह से मैंने पूरी प्लानिंग बनाई एंड डेज लिख लिए कि 4 डेज, जैसे आज 26 है तो आप आगे के 4 डेज लिख के चलिए और पूरा लिख के रखिए कि 2 मार्च को मतलब मुझे कंप्लीट करना है। देन उसके बाद रिवीजन डे, तो आप लिख के पूरा रखिए। तो मैंने पूरा लिख के पैटर्न रखा था। उसके बाद मैंने उसको रिवीजन का इस तरह से देखा कि मेरे पास इस तरह से पूरा रिवाइज करके भी लास्ट में 10 to 12 डेज बच रहे हैं। तो मैंने उस 10 to 12 डेज में 2-2 दिन का रखा कि 2 दिन मैंने वो कंसेप्ट अच्छे से पढ़ ली, उसको रिवाइज कर लिया। देन थर्ड डे मैंने अच्छे से PYQ किया उसका और रिवाइज भी प्लस किया। आप डेली मॉक टेस्ट दीजिए, क्यूजेस दीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। मैम के टीचमेंट पे क्यूजेस आते थे, तो मैं अगर कभी भी यूनिट कंप्लीट ना भी हो तो मैं क्यूज नहीं छोड़ती थी कि भाई अब मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे तो आएगा कुछ नहीं, तो ऐसा करती हूँ कि क्यूज नो। अगर आपने वो यूनिट नहीं भी पढ़ा है तो आप वो क्यूज करते हैं ना, आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं कि क्यूज में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि वो तो सेम मैम PYQ के जैसे ही देते थे ताकि हमें एक हिंट मिल सके कि हमें क्लियर हो सके कि कैसे आपको इस चीज के लिए आगे बढ़ना है। तो मैं क्यूजेस का पूरा ख्याल रखती थी कि क्यूज देनी है। बिल्कुल। टेलीग्राम पे और होता था। ये एक वो भी एक्सपीरियंस देता है कि जैसे हम एग्जाम में जाते हैं, पढ़ के तो सब जाते हैं, लेकिन कुछ तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कभी नहीं पढ़ा है। तो वो ये भी एक एक्सपीरियंस देता है कि हम ये यूनिट पढ़ के नहीं आए और मेरे सामने ऐसे क्वेश्चन थे, इनको कैसे टैकल करना है। तो जब हम उनको यहाँ टैकल कर सकते हैं तो एग्जाम में अपने आप वो टैकल हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि क्विज़ेस कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़े हो या ना पढ़े हो। हम देंगे तभी पता चलेगा कि हमें नहीं आते हुए क्वेश्चंस को या नहीं पढ़े हुए टॉपिक्स को कैसे टैकल करना है। बिल्कुल सही। मैम आपने बोला था कि एनटीए का पैटर्न चेंज हो रहा है। एनटीए हमेशा आप क्या कर रहा है, जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं उन पर फोकस नहीं कर रहा है, जो नहीं पूछे जा रहे हैं अब तक क्वेश्चंस उनसे क्वेश्चंस बना रहे हैं। और इस बार एग्जाम में यही हुआ था, जो यूनिट्स हम लोग छोड़ देते थे वही यूनिट सबसे ज्यादा आई थी इस बार। तो ये करना जरूरी है कि सभी पूरा सिलेबस कवर करना है आपको इन डेप्थ में। बिल्कुल। बट और मैम मैम उसमें जो आपने लास्ट में रिवीजन में यूनिट 4 और यूनिट 5 वो जो बताया था उससे रिलेटेड, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। जो मॉडल मैम ने बोला था ये नहीं आते हैं, ये मतलब लास्ट ईयर आ गया, इसका मतलब अब ये वाला आएगा। क्योंकि एनटीए जो दे चुका है वो नहीं, जो नहीं किया है उस पर ज्यादा फोकस करता है। तो वो चीज भूल जाओ कि जो चला आ रहा है वही होगा, उससे हट के थोड़ा पढ़ो। तुम्हें अगर JRF चाहिए तो तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी है, तुम्हें हर एक चीज थोड़ा हट के पढ़नी पड़ेगी, बाकियों से थोड़ा अलग करना पड़ेगा, तभी तुम्हें JRF मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जो मैंने लास्ट में कुछ गलतियां की हैं, मैं चाहूंगी कि अभी न्यू जो लर्नर हैं वो इसमें ये गलतियां ना करे। वो गलतियां क्या थी मेरी कि मैम मैं क्यूज तो करती थी, मैं मॉक टेस्ट देती थी, PYQ करती थी। मैं क्या करती थी, क्योंकि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, आपको विद सोल्यूशन मिल रही है, आप गलत करते हो देन सोल्यूशन चेक कीजिए। मैम मैंने ऐसा नहीं किया, मैं पेपर के लिए थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी थी, क्योंकि मैंने देखा था कि मैंने शिवा सर का उस टाइम पे पढ़ा था, उस टाइम पे तो काफी अच्छा मेरा चला था, तो मैंने 56 स्कोर कर लिया। तो मेरे को लगा कि इस बार भी मैं कर ही लूंगी, DI तो मुझे आती है, मैंने बैंकिंग में की है ये वो। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन कभी की कभी नहीं की। तो मैम मैंने लास्ट के डेज में क्या किया कि जैसे मॉक टेस्ट देती थी तो मैंने सोल्यूशन नहीं देखनी कि जैसे क्वेश्चन मेरे कितने सही हो रहे हैं, एंड सोल्यूशन अगर आ भी गए तो मैंने जस्ट चेक और इग्नोर, मतलब कि हाँ ठीक है यही इसका सोल्यूशन है। आपको हर एक ऑप्शन के ऊपर जाना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप सबके ऊपर जाइए। अगर आपको एक कोठारी कमीशन का पूछा गया है ईयर 1964 एंड उसके साथ ही बुट्स डिस्पैच का दिया हुआ है ईयर, अब बुट्स डिस्पैच का भी देखिए भाई उसका ईयर कौन सा है, हो सकता है आपको बुट्स डिस्पैच का आ जाए। तो मैम ये मैंने बहुत सारी मिस्टेक जो लास्ट में की है, तो उसके लिए मैं अभी देख रही थी कि ये अगर मैं नहीं करती तो मेरा और अच्छा स्कोर आ सकता था। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप MCQ कर रहे हैं, PYQ कर रहे हैं, सोल्यूशन को अच्छे से चेक कीजिए, इसका सोल्यूशन ऐसे कैसे है, और ऑप्शन सारे ऑप्शंस पे जाइए, ये किसके ऑप्शंस हैं एंड इससे रिलेटेड कौन से कंसेप्ट हैं, तो आप कंसेप्ट अच्छे से उस चीजों की क्लियर कीजिए। तो मैम ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, आई होप किसी को तो ये स्ट्रेटेजी हेल्प करेगी करेगी। तो मैम इसके पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एजुकेट सेल्फ स्टडी का बहुत अच्छा रहता, मैंने पहले भी कहा, क्योंकि बट एक जब आपको एक गाइड मिल जाता है ना, एक हेल्प मिल जाती है, तो आपके लिए चीजों को सॉर्ट आउट करना, उसको समझना बहुत इजी हो जाता है। और पल्लवी मैम का तो फीडबैक और रिस्पॉन्स एकदम से है, मतलब जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो एकदम से रिप्लाई आ जाता है, तो मैम का बहुत अच्छा है। तो आप मैम
मेरे एक फ्रेंड है, वो न्यू लर्नर है, एंड वो कह रही थी कि पल्लवी मैम का, मैंने कहा कि उनको आपकी वीडियोस देखी थी उन्होंने, तो कहते कि मैम का ना वीडियोस लंबा है, तो मैं इतना मतलब मुझे थोड़ा वो होता है कि लंबा वीडियो। मैंने उनको एक बात कहा कि आपको सब कुछ एक वीडियो में मिल रहा है, ये आपके पास पॉज बटन है, प्ले बटन है, आपको जब तक इंटरेस्ट आ रहा है कि ये वीडियो ठीक है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, एंड उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं अब थोड़ा मोनोटोनस आ रही है, तो आप ऐसा कीजिए उस वीडियो तक ही रखिए, एंड उससे कंसेप्ट अपने क्लियर हो गए हैं, आप अपने शॉर्ट नोट्स वहां से बना सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसको रिवाइज कर सकते हैं। देन आप जब आपको लगेगा अभी फ्री टाइम है, देन थोड़ा घूम फिर के आप फिर से आप स्टार्ट कर दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको एक कंटेंट एक ही वीडियो में मिल रहा है और आप चाहते हो कि 10-12 वीडियोस इसी से रिलेटेड देखनी है, तो आपको एक वीडियो में मिल रहा यहाँ है। पे थोड़ा सा ये भी ऐड करना चाहूंगी कि बड़ा वीडियो है बिल्कुल, नो डाउट, बट जो कंटेंट सारा उसमें, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है, अगर कोई ये बड़ा थोड़ा डर हटा करके एक बार बस 5 मिनट देख ले, ये मुझे भी पक्का पता है कि वो उस 5 मिनट के बाद वो तब तक छोड़ के नहीं जाएगा जब तक वो पूरा क्लास खत्म नहीं हो जाए। क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है, मैं बीच बीच में कुछ पूछते रहती हूँ ताकि वो मोनोटोनस ना हो कि हम भी बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, पूछती हूँ। इवन मैं बोलती हूँ अगर कोई डाउट है लाइव ले रही हूँ तो जरूर बोलती हूँ, हाँ रिकॉर्डेड है तो वहां तो नहीं पूछ सकती, वो रिकॉर्डेड अपलोड कर रही हूँ तो ये चीजें है। एंड मेरा मानना यही है कि अगर मेरा एक पूरा कंसेप्ट एक वीडियो में खत्म हो जा रहा है तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमको बार बार उसी कंसेप्ट के लिए बार बार टाइम देना और फिर से नोट्स बनाना हर बार थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के, तो वो तो मेरा टाइम वेस्ट ही हो रहा है ना, उसमें तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही। वही मैम, आप एक वीडियो के लिए मतलब एक ही कंसेप्ट मान लीजिए, रिसर्च के लिए आपको 20-40 वीडियोस देख लेनी है, बट आपको एक वीडियो में बहुत ज्यादा कंटेंट मिल रहा है, तो आप उस वीडियो को प्ले एंड पॉज का बटन है ही है, आप जितने तक आप समझ पा रहे हैं उस चीज को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कीजिए, देन उसके बाद आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपको उसके लिए मतलब और वीडियोस सर्च करने की नीड नहीं है, नहीं आप अच्छे से कंटेंट अपनी क्लियर कीजिए, अपनी कंसेप्ट क्लियर कीजिए, बिल्कुल और जहाँ पे आपको डेप्थ से पढ़ना है वहां आपको डेप्थ से पढ़ना ही है। आप ईयर के लिए स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, आप जैसे एसडीजी एमडीजी गोल्स हैं, मैंने उसके लिए तलवीर सर को देखा था कि तलवीर सर कुछ मतलब स्टोरी फॉलो करते हैं, एंड वहां से मेरे को स्टोरी, मेरे अंदर भी एक स्टोरी मेकर बन गया, मतलब कि मैंने स्टोरी मेकर का काम कर दिया स्टार्ट, तो मैं कोई भी कंसेप्ट क्लियर करती थी, देन उसके बाद एक स्टोरी खुद से बना देती थी, और वो स्टोरी थोड़ी फनी वे में होती थी ताकि मुझे याद रहे। तो शिवा बोडनाना सर ने मेरा नाम ही स्टोरी मेकर डाल दिया है, क्योंकि मैंने बहुत बात मतलब उनको कहा बहुत बार कि सर कि मेरे को ना इसकी स्टोरी आती है, सर कहते हाँ अच्छा सबकी स्टोरी बनाई हुई है तूने। तो ये है कि आपको जिस तरह से अच्छा लगता है ना उस तरह से पढ़िए, बिल्कुल एंड डीमोटिवेशन भी आपके साथ में रहेगा, आप डेली मोटिवेट रहेंगे ऐसा भी नहीं हो सकता, बहुत सारा इन्वायरमेंट का इशू रहता है, मतलब आपका घर में तो आपकी फैमिली आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट एंड गाइड करेगी, बहुत सारे पर्सन होंगे आपको गाइड करेंगे, एंड सम ऑफ देम आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, वो आपकी फैमिली के हो भी सकते नहीं भी, फैमिली में काफी मोटिवेशन का ज्यादा रहता है, बट आपको बाहर से कुछ ऐसा मिल रहा है एंटायर आउटर साइड से कि आपको डिमोटिवेट भी करेंगे। बिल्कुल आपको जो मैंने उस चीज के लिए स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी, मैंने क्या किया था कि मैम मैं थोड़ा दिन पढ़ती थी, उसके बाद मेरा पहले की तरह की थोड़े दिन ऐसे ही रहे, जहाँ डिमोटिवेट हो कुछ किसी ने बोल दिया कि भाई ये करने से कुछ नहीं होगा, ये है वो है, तो मैम छोड़ देना, एंड बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंकर तो मैं बहुत ज्यादा हूँ, तो मैम सोचना कि क्या ही कर रही हूँ मैं, छोड़ो, मतलब 2-3 दिन तो मेरे को मतलब मोटिवेशन चाहिए होता था। अब मैंने मैम एक लाइन पढ़ी थी, यू आर द सेवियर ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ खुद ही बचानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या चाहते हैं, हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है वो हमें ही पता है। तो मैम मैंने एक स्टोरी मैंने कहीं न्यूज़पेपर पे रीड की थी, उस मेरे को हीरो का नाम याद नहीं है, वो हॉलीवुड से थे एंड वो एक पुअर फैमिली से थे। तो मैम क्या हुआ कि वो एक फेमस एक्टर बनना चाहते थे, उन्होंने एक पेज लिया, वहां पे लिख दिया कि मैं एक फेमस एक्टर बनूंगा, एंड वो पेज अपनी उसमें वॉलेट में डाल दिया, एंड जब भी पैसे तो उनके पास इतने थे नहीं, बट जब भी वो वॉलेट खोलते थे एक मोटिवेशन उनको आता था, वो पेज सामने था कि आपको मतलब मैं एक फेमस एक्टर बनूंगा। देन इस तरह से उन्होंने काफी ट्रायल दिए, काफी जगह
इंटरव्यू हुए तो बट वो क्लियर नहीं कर पाए। एंड उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट मतलब बहुत सारे फेलियर के बाद उनको सक्सेस मिल गई। एंड सॉरी मैम, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वो फेमस हॉलीवुड एक्टर हैं। तो इस तरह से मैंने वहां से एक कंसेप्ट लिया, मैंने पेज उठाया। मैं डिमोटिवेट तो बहुत ज्यादा हो जाती थी, तो पढ़ाई मेरी फिर टाइम टू टाइम नहीं चल रही थी। मैंने उस पेज पे लिखा कि अनु, तुझे ये करना ही होगा, बिकॉज अगर तू ये जेआरएफ कर लेती है तो तेरे पास फ्रीडम है, तेरे पास बहुत ज्यादा फ्रीडम है, और आई लव फ्रीडम। तो अगर तू ये नहीं कर पाई ना, तो तेरी लाइफ का वर्स्ट जो फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने ये लाइन लिखी हुई थी कि अनु, तू कर सकती है, तू करेगी, यू कैन, यू विल। एंड लास्ट में मेरी लाइन थी कि जेआरएफ पक्का होगा। तो मैम वो लाइंस जो मैंने लिखी थी पेज पे, और जब भी डीमोटिवेट होती थी, जब पढ़ने में लेजीनेस आती थी, तो मैं बुक खोलती थी, केवीएस मधान की बुक में मैंने वो पेज रखा हुआ था। एंड जैसे वो बुक खोलती थी, वो पेज पढ़ती थी, पता नहीं कहाँ से वो एकदम से मोटिवेशन आ जाती थी। और मैंने फिर उसके बाद देखा कि डिसिप्लिन जरूरी है, और ये सीखा मैंने अपने भाई से। मेरा छोटा भाई है एंड बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग मतलब पर्सन है वो। तो 12th में उसने 5th पोजीशन ली थी ओवरऑल जम्मू में। तो मैंने उससे सीखा कि यार ये पढ़ता तो मुझे दिखता नहीं, क्या करता है, इसकी क्या स्ट्रेटेजी है। मैम वो पढ़ता कब था कि स्टार्टिंग से जैसे क्लास स्टार्ट होती थी, मतलब 12th के जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ, वो फर्स्ट डे से ही डेली क्लास लेते हैं, शाम को 1 घंटा या 2 घंटा उसको रिवाइज करता, और डेली करता, एक दिन भी मिस नहीं किया उसने। मैंने मैम उसी से ही सीखा। देन मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया, जिस दिन भी मन ना करे पढ़ने का, तो मैं क्या करती थी कि 5 मिनट मुझे पढ़ना ही पढ़ना, चाहे 10 मिनट 5 मिनट। वो 5 मिनट जैसे पढ़ते थे, वो 5 से कब वो 2 घंटे बन जाते थे मुझे खुद पता नहीं चलता। और मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा, मतलब बिना पढ़े हुए, हर डेली 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 पीवाईक्यू ना कुछ कंटेंट पढ़ती रहती थी। तो ये मेरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी थी मैम। और थैंक यू सो मच अगेन मैम, आपने बहुत हेल्प की है, मुझे बहुत गाइड किया है। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनुराधा। एंड यस, ये जो अनुराधा ने बोला, एक भी दिन नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल 20 मिनट ही पढ़ो। लेकिन अगर किसी दिन बहुत काम है, 20 मिनट ही सिर्फ निकल पाया है अपने लिए, तो वो 20 मिनट ही जो व्हाट्सएप और फेसबुक चलाते हो, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो व्हाट्सएप फेसबुक दिन भर में यूज नहीं करता हो। अगर मैं उसी का टाइम निकालूं तो 1-1.5 घंटा तो उसी में चला जाता होगा। थोड़ा दूसरे का स्टेटस, थोड़ा दूसरे का रील, ये वो देखने में चला जाता है। और वो 1 घंटा आप वो छोड़ करके उस दिन आप अपनी पढ़ाई कर लोगे, तो रोज पढ़ने से हम 20 मिनट पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स हम कुछ नहीं सीख रहे, लेकिन उस 20 मिनट के पढ़ने से ना मेरे माइंड में होता है कि मुझे पढ़ना है। अगले दिन के लिए हम डिमोटिवेटेड नहीं रहेंगे, हम पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम मिलेगा ज्यादा पढ़ेंगे। इसलिए कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल जरूर मेंटेन करके रखनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़े लेकिन रोज पढ़े। सो चलो, बट थैंक मैम यू एक चीज, एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ओके हाँ, कुछ बोल रहे हो? मैम। जी मैम एक जब पेपर 1 के लिए अभी मैंने 2021 में शिवा बोडानल सर को तो मैं स्टार्टिंग से फॉलो करती थी। उसके बाद ही जैसे मैम आपने कहा कि अगर आपको लगता है दूसरे एजुकेटर को आप फॉलो कर सकते हैं तो आपको फॉलो करना चाहिए। तो मैम मेरा रहता था लाइव क्लासेस, मुझे लाइव क्लास अटेंड करना ही करना है। मुझे थोड़ा रिकॉर्डेड में इतना मजा नहीं आता था, मुझे लाइव का बहुत रहता था। तो शिवा सर की अगर क्लास होती थी उसके बाद ही किसी की क्लास होती थी। तो कभी मैंने तलवीर सर को वहां देखा कि सर का मैराथन चल रहा है, वो भी 4-4 घंटे का, और 4-4 घंटे कब निकल रहे हैं आपको पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि सर का बहुत इंटरेस्टेड था। तो मैंने सर का मैराथन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैं नव मैम से कनेक्ट हूँ, क्योंकि मैं अर्ली राइजर नहीं हूँ, मैं नाइट ऑल हूँ। तो मैम का 10 PM का क्लास देखा, और 10 PM की क्लास जब मैं डेली लेती थी, मैम देखती थी एक ही मूड में आ रही है, भाई बहुत एनर्जी है इस मैम में। मैम जब एजुकेटर को आप देखते हो ना कि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, आपको खुद मोटिवेट मतलब अंदर से बिल्कुल। और इसीलिए, हाँ बिल्कुल एकदम सही। और इसीलिए कहती हूँ कि अगर कोई एजुकेटर आपको 100% दे रहा है ना, उस पर ट्रस्ट करके आप 200% लगा दो, आपका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल मतलब आएगा। फिर उसके लिए कोई नहीं रोक सकता। फिर आप ये नहीं कह सकते कि कहाँ मेरे से चूक हो गई, जरूर फिर आपने कहीं गलती की, यानी आपने अपना 200% नहीं दिया। आपने सोचा अच्छा ये है, ठीक है इसको छोड़ो, ये वाला पॉइंट छोड़ देते, ये कहाँ ही पूछता है। कुछ ना कुछ तो गलती आपने ही की होगी, इसी वजह से ये हो जाता है। So चलो, once again thank you everyone for joining this session. लास्ट में मैं लर्नर्स को इतना ही बोलना चाहूंगी कि लर्नर्स, इवन मेरी ऐप में, मेरे चैनल पे जिनको भी मेरा कंटेंट पसंद आता है, हर चीज वहां पे फ्री में अवेलेबल है।
एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन फ्री। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो वहाँ आप बिल्कुल फिर पेड बैच ले सकते हो, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, अब मेरा खुद का भी बहुत सारा काम है। आपको मेरा प्रपोजल्स वर्क भी स्टार्ट होने वाला है, तो मैं हर एक बच्चे को पर्सनली एक एक मैसेज कर पाऊँ या उनको गाइड कर पाऊँ, तो हाँ जिनको सबसे ज्यादा नीड है। बट अगेन मैं यहाँ बोलूंगी कि मैंने फ्री में भी सब कुछ पढ़ाया। अगर खुद की ये जो इतनी स्ट्रेटेजी सुन करके खुद से ही उन वीडियोस को देख लोगे तो आपका रिजल्ट आपके हाथ से कहीं नहीं जाने वाला है। So once again, thank you everyone. मैम मुझे 2 मिनट चाहिए। हाँ सना मैं दूंगी, ठीक है। So once again, thank you everyone.